बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर नेपाल और इंडिया, जिनके दरमियान ताल्लुकात कभी भी खराब नहीं हुए थे, जिनको लेकर इंडिया भी फख्र किया करता था, आज ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए हैं कि नेपाल इंडिया को आंखें दिखाने लगा है और इंडिया से अपनी टेरिटरी वापस लेने के लिए तगोदो कर रहा है। जबकि भारतीय आर्मी चीफ ने इल्जाम लगाया था कि ये सब कुछ चाइना के कहने पर हो रहा है, लेकिन नेपाल ने इंडियन आर्मी चीफ को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था कि ये हमारी जमीन है, ये हर सूरत वापस करना होगी, नहीं तो नेपाल अपनी फौज उसी जगह तैनात करेगा जहां इंडिया ने कब्जा कर रखा है। ताल्लुकात में यह खराबी उस वक्त शुरू हुई जब भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नेपाल की जमीन पर बनाए जाने वाली 80 किलोमीटर की स्ट्रेटेजिक रोड का इफ्तिताह किया था, जो कि लेपो लेक पास को धाराचोला नामी इलाके से जोड़ती है, जो कि उत्तराखंड में वाक़ है। ये वो रोड है जिसे भारतीय फौज स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए यूज करना चाहती थी, जिस पर नेपाल ने सख्त एतराज उठाया था। लेकिन इंडिया ने पहले की तरह नेपाल को दबाने की कोशिश की और यही समझा कि नेपाल इस दफा भी दब जाएगा और अपनी क्लेम शुदा जमीन से पीछे हट जाएगा। लेकिन भारत को यह मालूम नहीं था कि नेपाल की बैक पर इस वक्त चाइना बैठा हुआ है, जिसने नेपाल की उस वक्त मदद की थी जब भारत ने 2015 में नेपाल का नाथका बंद कर रखा था और सख्त इक्तिसादी पाबंदियां लगा रखी थी। और 5 महीने से जारी इकोनॉमिक ब्लॉकेज की वजह से नेपाल में कहत पड़ चुका था और फ्यूल और खाने पीने की अशिया और मेडिसिन तक खत्म हो चुकी थी और नेपाल इस सब का जिम्मेदार भारत को गर्दानता है। और उस मौके पर चाइना नेपाल को बचाने आया था। वाज़ेह है कि भारत हमेशा से ही नेपाल को गुलामों की तरह ट्रीट करता है और उसके अंदरूनी मामलात में इस कदर मुदाखलत करता था कि वहां की हुकूमत साजी में भी भारत हमेशा टांग अड़ाया करता था और नेपाल में अपनी पसंद की हुकूमत बनाने और इंडिया के मनपसंद लोगों को वजारतें देने के लिए प्रेशर डालता रहता। जबकि एक और संगीन मसला जो कि नेपाल को दरपेश था, वो था मदेसी कम्युनिटी का मसला। मदेसी कम्युनिटी जो कि नेपाल में आबाद है और उसका नस्ली ताल्लुक इंडिया से है और ये नस्ली तौर पर इंडियन कहलाते हैं, लेकिन नेपाल की शहरियत भी रखते हैं। ये लोग 13 आई नाम इलाका में ज्यादातर आबाद हैं। ये वो इलाका है जो यूपी बिहार के साथ मुत्तसिल है। इंडिया उन लोगों को अपने लिए एसेट समझता था। उसका ख्याल था कि ये लोग इंडियन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसीलिए माजी में इंडिया ने उनके जरिए नेपाल में एहतजाजी मुजाहरे करवाने और दंगा फसाद करवाने की कोशिश की, जबकि कई भारतीयों को इंडिया ने जबरदस्ती नेपाल में दाखिल करवाकर उन्हें गैर कानूनी तौर पर शहरियत दिलवाई ताकि नेपाल की अपनी आबादी कम हो जाए और नेपाल पर इंडियन निजात लोगों का गलबा हो जाए। इस मसले के सद्देबाब के लिए नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सर जोड़कर बैठी थी और 2015 में फैसला किया गया था कि अब कानून में ऐसी तब्दीलियां की जाएंगी जिसके जरिए नेपाली लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। चुनांचे नेपाल ने कानून में चंद तब्दीलियां की, जिसमें अहम तब्दीली ये थी कि जो लोग नेपाली नस्ल से ताल्लुक रखते थे और प्योर नेपाली हैं, सिर्फ उन्हीं को हुकूमत का हक होगा। यहाँ तक कि सदर, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस के ओहदे सिर्फ नेपाली नस्ल के लोगों को दिए जाएंगे। इस कानून से भारत बहुत परेशान हुआ, क्योंकि इस कानून की रोह से जो भेड़िए भारत ने नेपाल में दाखिल किए थे, उनका सारा धंधा चौपट हो गया था और जो इंडियन निजात नेपाली हैं या जिनको गैर कानूनी तौर पर नेपाल की शहरियत भारत ने दिलवा रखी थी, वो अब इस कानून के बाद नेपाल की हुकूमत में शामिल नहीं हो सकते थे। जबकि मदेसी कम्युनिटी के लोग जो इंडियन निजात नेपाली कहलाते हैं, उनमें भी शदीद गमगुस्सा पाया गया था, क्योंकि उसकी रोह से वो भी नेपाल की हुकूमत का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। उसके बाद मदेसी कम्युनिटी के लोगों ने 2015 में एहतजाज शुरू किया और पीछे से भारतीय एजेंसियों ने अपने लोगों को बॉर्डर पर भेजकर मजीद आग भड़काई और लगातार 5 महीने तक ये एहतजाज जारी रहा। उसके बाद 23 सितंबर 2015 को भारत ने खुफिया तौर पर नेपाल जाने वाले ट्रकों को रोकना शुरू कर दिया और नेपाल का इक्तिसादी बायकाट शुरू कर दिया, जो कि तकरीबन 5 महीने तक जारी रहा, जिसके नतीजे में नेपाल में खाने पीने की शदीद किल्लत पैदा हो गई। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में दवाइयाँ खत्म हो गई। नेपाल इंडिया से उस वक्त अपीलें करता रहा कि इंसानी बुनियादों पर ट्रकों को नेपाल आने की इजाजत दी जाए ताकि दवाइयाँ और जरूरी अशय खुर्दनोश लाई जा सकें, लेकिन इंडिया टस से मस न हुआ और उसने अगले दिन ऐलान कर दिया कि चूंकि नेपाल के बॉर्डर पर हालात खराब हैं, इसीलिए ट्रक ड्राइवर खुद जाने से घबरा रहे हैं। नेपाल ने इंडिया पर इल्जाम लगाया था कि इन मुजाहरों और इक्तिसादी बायकाट के पीछे इंडिया का हाथ है। वाज़ेह है कि इससे पहले 2015 में नेपाल में शदीद तरीन ज़लज़ले भी आए थे, जिससे नेपाल को शदीद जानी और माली नुकसान हुआ था और उसके कुछ अरसे बाद ही इंडिया ने नेपाल की पीठ पर छुरा घोंपते हुए मुजाहिरीन के जरिए फसाद करवाया और नेपाल का मुआशी बायकाट जारी रखा, जिसे नेपाल आज तक नहीं बुला पाया। जबकि इस सूरत हाल में चाइना ने नेपाल की मदद की और अशय खुर्दनोश के अलावा $1.3 मिलियन का फ्यूल डोनेट किया और नेपाल को इस मुआशी बायकाट से निकालने में मदद की।
असल में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से कानून में की जाने वाली तब्दीलियों के बाद भारत का ख्याल था कि नेपाल का झुकाव चीन की तरफ हो रहा है। इसलिए इंडिया नेपाल को इस बात की सजा देना चाहता था और इसलिए मधेसी कम्युनिटी की जानिब से लगातार 5 महीने तक एहतजाज करने वालों को भारत की खुफिया सपोर्ट हासिल थी। और ये सब तब पता चला जब इंडिया ने नेपाल को पैगाम भेजा कि जब तक नेपाल अपने कानून में 7 बुनियादी तब्दीलियां नहीं कर लेता उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा और मुआशी बायकाट भी जारी रहेगा। यानी भारत ने ऑफिशियल लेवल पर पहली बार तस्लीम किया था कि नेपाल इंडिया बॉर्डर को ब्लॉक करवाने के पीछे इंडिया का हाथ है और मुजाहिरीन को भी यही सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि नेपाल में इंडियन एम्बेसडर ने भारतीय हुकूमत का पैगाम नेपाली हुकूमत को भिजवाते हुए कहा था कि मधेसी कम्युनिटी के लोग 50% हैं, इसीलिए पार्लियामेंट में उनके लिए 50% सीटें रखी जाएं। जबकि ये भी कहा कि उनकी आबादी के तनासब से उनके पार्लियामेंट में सीटें बढ़ाई जाए। इसी तरह यह भी भारत की जानिब से कहा गया था कि आर्टिकल 283 को फौरन तब्दील किया जाए और ये वलशे खत्म की जाए कि सिर्फ नेपाली लोगों के पास ही सरकारी ओहदा रखने का इख्तियार होगा और इसकी जगह ये लिखा जाए कि इन ओहदों के लिए सिर्फ नेपाल की शहरियत होना काफी है। जबकि मजीद मुतालबा किया गया कि आर्टिकल 86 को तब्दील किया जाए और हर स्टेट से 8 मेंबर की शर्त खत्म करते हुए आबादी के तनासब से मधेसी कम्युनिटी के लोगों की सीटें पार्लियामेंट में बढ़ाई जाएं। जबकि नेपाल के आर्टिकल 11 में लिखा है कि कोई गैर मुल्की औरत अगर नेपाली शख्स से शादी करती है तो गैर मुल्की औरत को नेपाल की शहरियत के लिए अलग से दरखास्त देना होगी। जबकि इंडिया चाहता था कि नेपाली शख्स से शादी करने पर फौरन उसकी बीवी भी नेपाली शहरी बन जाए और इस तरह से इंडिया अपने एजेंट्स नेपाल में दाखिल करवाने के लिए घिनौना खेल खेलता रहा और वहां की आबादी का तनासब तब्दील करके नेपाल पर कब्जे का ख्वाब दिखता रहा। लेकिन चाइना की एंट्री ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। 5 महीने तक जारी ब्लॉकेज की वजह से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना के साथ ताल्लुकात कायम करने का फैसला किया। क्योंकि नेपाल लैंड लॉक कंट्री है, उसकी सारी इंपोर्ट चाइना से शुरू होती है और नेपाल का इंडिया पर इन्हिसार नेपाल की अंदरूनी खुद मुख्तारी दांव पर लगा रहा था और इंडिया जब चाहता नेपाल को सजा देने के लिए उसका बॉर्डर बंद कर देता और अशिया की तरसील रोक लेता और इस तरह इंडिया नेपाल के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता और अपने फैसले मनवाता। यानी नेपाल को उसने अपनी कॉलोनी समझा था। इसी वजह से नेपाल ने अपनी अशिया की इंपोर्ट के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया ताकि इंडिया के प्रेशर से निकला जा सके और साथ ही नेपाल के ब्यूरोक्रेट्स चाइना का विजिट करने लगे और नेपाल इंडिया से बेजार होकर चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने का रास्ता तलाश करने लगा। यहाँ तक कि चाइना ने नेपाली फौज को ट्रेनिंग देनी शुरू की और उन्हें तिब्बत बॉर्डर पर भारत नवाज अलैदगी पसंदों से निपटने के लिए तैनात करना शुरू किया और फिर रफ्ता रफ्ता बढ़ते हुए ये ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक रिलेशन में बदलना शुरू हो गए। और फिर वो मौका आया जब 2017 में नेपाल ने भारत पर बिजलियां गिराते हुए ऐलान किया कि वो चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। फिर अक्टूबर 2019 को चीन के सदर नेपाल के दौरे पर गए और नेपाल के लिए अलग से रेलवे ट्रैक का इंतजाम करते हुए कहा कि अब नेपाल लैंड लॉक कंट्री के बजाय लैंड लिंक कंट्री बन चुका है क्योंकि ये रेलवे ट्रैक नेपाल से चाइना तक बिछाई जा रही है जिसके जरिए नेपाल अब अपनी एशिया की इंपोर्ट इंडिया से करने के बजाय चाइना से करेगा। ये वो चीज थी जिसके बाद भारत के पैरों तले से जमीन सिरक गई और उसे यकीन हो चुका था कि नेपाल हमारे हाथ से निकल चुका है। जबकि साथ साथ नेपाल ने अपनी खुद मुख्तारी बहाल करने का फैसला किया और वो मौका आ ही गया जब इंडिया ने खुफिया तौर पर उत्तराखंड के मुकाम पर एक स्ट्रेटेजिक रोड बनाना शुरू की जो नेपाल की जमीन लेपो लेक से होती हुई चाइना तक जाती है, जिस पर नेपाल ने सख्त एक्शन लेने का फैसला किया और ऐलान किया कि अब वो नया नक्शा लॉन्च करने जा रहा है। और भारत को खबरदार किया गया कि उसने नेपाली जमीन पर कब्जे की कोशिश की तो नेपाल अपनी फौज उस इलाके में तैनात कर देगा क्योंकि नेपाल अब पुराने वाला नेपाल नहीं रहा, अब ये नया नेपाल है जिसकी बैक पर चाइना मौजूद है। माजी में भारत ने पूरी कोशिश की कि नेपाल में मधेसी कम्युनिटी को इस्तेमाल करके नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म के.पी. ओली शर्मा को ओहदे से हटाया जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। अब भारत को इस वक्त जो चोट पहुंची है वो ये है कि मधेसी कम्युनिटी के लोग जिस पर भारत नाज किया करता था, अब उन्हीं लोगों ने नेपाल के नए नक्शे की मंजूरी दे दी है और नेपाल की हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है। यानी भारत की अपनी प्रॉक्सी भारत के हाथ से निकल चुकी है और इंडिया को आने वाले दिनों में मजीद हैरत के झटके लगने जा रहे हैं। खवातीन हजरात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।